अच्छा मेरी बात सुनो, पता है होता क्या है? अगर अगर फर्ज कर लो कि अगर कोई दहशतगर्द या इंडियन फौज, फर्ज कर लेते हैं, अगर कोई दहशतगर्द या इंडियन फौज किसी पाकिस्तानी फौजियों की छावनी पर हमला कर दे, वहाँ जो 100, 200, 300 पाकिस्तानी फौजी हों उनको पकड़ लें, उनको पकड़ के एक जगह बंद कर दें, और जो पीछे तो उनकी इमदाद के लिए जो आने वाले फौजी है उनको बेवकूफ़ बनाना चाहें, तो उनके पास सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? उनके पास सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि वो पाकिस्तानी फौजियों की यूनिफॉर्म उतारें, खुद पहन लें। तो जब वो पाकिस्तानी फौजी आएंगे जो कि मदद के लिए आ रहे होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये पाकिस्तानी फौजी है भी या नहीं है। तो हो सकता है आप उनको छोड़ दें, ऐसे ही होता ना। तो देखो ये वायरस जो होता है ना, वायरस ये बड़ा चालाक है। तो मैं बता होता क्या है? होता ही है, लेट्स सपोज कि ये तुम्हारा सेल है, ये तुम्हारा सेल है। अब ध्यान से बात समझना मेरी, ये क्या है? तुम्हारा सेल। अब ये जो वायरस है, फर्ज करो ये एक वायरस है और ये वायरस तुम्हारे सेल में घुस गया है, ये वायरस तुम्हारे सेल के अंदर घुस गया है। अब तुम्हारे WBC जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं जो बाहर से आया होता है, उसको तो पकड़ के उसको मारते हैं, मगर क्या वो तुम्हारे अपने सेल्स को मारते हैं? नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? क्योंकि वो तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे एक ये प्रोटीन बना लेता हूँ, ये वाली एक प्रोटीन ये है, फ़र्ज़ करो एक प्रोटीन ये है, एक प्रोटीन चलो ये वाली है, एक प्रोटीन चलो ये वाली है, इस तरह चलो एक दो और बना लो। तो जो हमारे WBC हैं वो हमारे सेल के ऊपर मौजूद जो प्रोटीन होती है ना, उनको पहचानते हैं, और इन प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं? हम कहते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं इनको? एंटीजन। तो जो सेल बाहर से आता है उसके बाद भी एंटीजन होती है, मगर वो बॉडी की अपनी एंटीजन नहीं होती, वो किसकी एंटीजन होती है? वो बाहर की एंटीजन होती है ना। तो WBC इसको पता होता है कि सेल की अपनी एंटीजन कौन सी है और बॉडी की अपनी एंटीजन को क्या बोलते हैं? सेल्फ एंटीजन, यानी वो हमारी अपनी एंटीजन है। तो हमारे WBC यानी मेरे WBC, तुम्हारे WBC, तुम्हारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनके पास जो एंटीजन है उनको पहचानते हैं। इसीलिए जब कोई एंटीजन बाहर से आती है तो वो फ़ौरन पहचान जाते हैं कि ये बॉडी की अपनी एंटीजन नहीं है। मेरे इसको ऐसे समझो कि फ़र्ज़ करो एक प्लाजा है, उस प्लाजा में 10 घर हैं, उस 10 घर में 10 फैमिलियाँ रहती हैं, और वहाँ गेट पे एक चौकीदार बैठा है, और वो चौकीदार उन 10 फ्लैटों में रहने वाले तमाम लोगों को जानता है। तो वो चौकीदार बैठा था, एक गाड़ी आई, उस गाड़ी में उसने देखा कि फ्लैट नंबर फ़र्ज़ करो 5 में रहने वाले जो साहब हैं वो बैठे हैं अपनी फैमिली के साथ। उन्होंने कहा यार भाई ज़रा गेट खोलना। तो चौकीदार गेट खोलेगा नहीं खोलेगा? वो गेट खोलेगा। क्यों खोलेगा? क्योंकि वो उनको पहचानता है। हाँ, ये अगर कोई आउटसाइडर आ जाए बंदा और बोले यार ज़रा गेट खोल, मैंने अंदर जाना है, तो क्या वो गेट खोलेगा? वो गेट नहीं खोलेगा। वो पहले जाएगा, पूछेगा भाई कौन हो तुम, कहाँ आए हो, किससे मिलने आए हो। फिर जिससे मिलने आया वो उससे पूछेगा फ़ोन करके कि भाई ये वाकई आपसे मिलने आया है नहीं आया। मैं बताऊँ आपको, मेरा एक दोस्त है, काफ़ी पुरानी बात हो गई, अब तो वो जो साहबजादी है माशाल्लाह वो बड़ी हो गई, उसकी शादी भी हो गई। तो मेरा एक दोस्त है, उसकी बेटी छोटी थी बिल्कुल, अलवीना नाम है उसका। तो एक दिन वो रहता था एक प्लाजा में, तो उस प्लाजा के चौकीदार ने देखा, कि एक साहब हैं जिनको वो जानता नहीं है, वो अलवीना को गोद में उठा के लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो चौकीदार ने फ़ौरन पहचान लिया कि यार ये बच्ची तो प्लाजा में ही रहती है, मगर वो उस आदमी को नहीं जानता था कि वो कौन है। तो उसने उसको रोका और उसने कहा भाई कौन हो और ये बच्ची को कहाँ लेके जा रहे हो? तो उसने कहा यार वो मैं इसका मामू हूँ, कहीं दूर पड़ेगा, इसका रिश्तेदार हूँ, उसकी मिलने आया था, तो मैंने कहा बच्ची को चीज़ दिला दूँ। तो वो चौकीदार को शक हो गया, उसने कहा नहीं तू रुक जा। उसने उसको पकड़ा हाथ से और इंटरकॉम से वहाँ फ़ोन किया, क्योंकि फ्लैटों में वहाँ पे इंटरकॉम सिस्टम में चौकीदार हर जगह फ़ोन करके पूछ सकता है। तो उस चौकीदार ने वहाँ पर उसके अदर के फ्लैट में, मेरे दोस्त का अदर है, अदर के फ्लैट में उसने फ़ोन किया है, टेलीकॉम पर उसने पूछा कि भाई तुम्हारा कोई रिश्तेदार को आया हुआ, ये तो ऐसे बच्ची को लेके जा रहा है। तो वो जो अदर की बेगम थी उसने कहा भाई कौन रिश्तेदार कौन था, हमारे पास तो कोई भी नहीं है। तो वो जो चौकीदार था उसी वक्त उसने बंदे को पकड़ा। तो बेसिकली वो क्या कर रहा था, वो बच्ची को उठा के लेके जा रहा था, और फिर जो है उसके बाद लोगों ने जो किया वो तो किया, वो ठीक किया। और मैं तो कह रहा था कि मट्टी का तेल डाल के साले को आगे लगा दो। खैर एनीवेज, अब देखें वहाँ पर क्या हुआ, उस चौकीदार की थोड़ी सी होशियारी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी मुसीबत जो है बच गई। अब हमारे WBC सेल्फ एंटीजन को पहचानते हैं, तो जब वो किसी ऐसे सेल में पहुँचते हैं जिसके पास सेल्फ एंटीजन होती है तो वो उसको छोड़ देते हैं। हाँ, किसी ऐसे सेल के पास पहुँचते हैं जिसके पास सेल्फ एंटीजन नहीं होती, फॉरेन एंटीजन होती है। फॉरेन से मुराद बाहर वाली एंटीजन,
है ना, जैसे अपन कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर, जो बाहर के मामला को देखने वाला मिनिस्टर होता है ना, जैसे आजकल वो तुम्हारा दोस्त बना बिलावल बराबर। खैर, अब वो जो फॉरेन एंटीजन होती है, WBC जैसे ही उसको देखते हैं वो पहचान जाते हैं कि बॉडी की अपनी एंटीजन नहीं है, और वो क्या करते हैं, वो जाते हैं और सेल को पकड़ते हैं, उसको मारना शुरू करते हैं। अब वायरस चूंकि हमसे पहले से दुनिया में मौजूद है, तो वायरसेस बड़े होशियार हो गए। वायरसेस पता है क्या करते हैं, अब वायरसेस ये करते हैं कि अब ये वायरस जब इस सेल से बाहर निकलेगा, अब ये वायरस जब इस सेल से बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा, ये चालाकी करेगा। और चालाकी क्या करेगा, ये जब बाहर निकलेगा तो चूंकि सेल तो इतना कंट्रोल किया हुआ ना, ये हम पढ़ेंगे कि वायरस जब सेल में घुसते हैं तो वो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस वायरस ने सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल तो किया हुआ है। तो ये वायरस पता है क्या करता है, ये वायरस बदमाशी करता है, चालाकी करता है। और ये चालाकी बदमाशी क्या करता है, ये निकलते निकलते इस सेल की मेम्ब्रेन एंटीजन समेत अपने ऊपर ओढ़ लेता है। इस सेल की मेम्ब्रेन एंटीजन समेत अपने ऊपर ओढ़ लेता है इस तरीके से। और इसमें ये एंटीजन भी होती है, और इसमें ये एंटीजन भी होती है। तो होता क्या है, जब WBC की बात आते हैं तो वो क्या देखते हैं, उनको कैप्सिड थोड़ी दिखती है, उनको क्या दिखता है, बाहर एक सेल मेम्ब्रेन जिसके पास सेल्फ एंटीजन भी होती है। तो वो क्या करते हैं, वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। अभी बात समझ में आ रही है। ये बिल्कुल वैसे बात है कि अगर वो आदमी जो बच्ची को उठा के लेके जा रहा था, उसने मेरे दोस्त का हुलिया बनाया हुआ होता या मेरे दोस्त का मास्क उसने पहना हुआ होता, तो चौकीदार शायद उसको छोड़ देते। ऐसे ही है ना। तो ये जो कवरिंग है ना, जो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन ही है, इस कवरिंग को तुम और मैं क्या बोलते हैं, इस कवरिंग को अपन बोलते हैं एनवेलप। क्या बोलते हैं अपन इसको अपन एनवेलप बोलते हैं। इस कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन एनवेलप बोलते हैं। तो वायरल एनवेलप क्या है, तो बेटा वायरल एनवेलप क्या है, इट्स अ लिपोप्रोटीन लेयर। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपोप्रोटीन लेयर होती है ना। तो इट्स ए लिपोप्रोटीन लेयर डिराइव्ड फ्रॉम शाबाश होस्ट सेल मेम्ब्रेन and used to confuse immune system of host। ये इम्यून सिस्टम जो होता है होस्ट का, उसको कंफ्यूज कर देती है। क्यों, क्योंकि जब वो देखते हैं उसको तो उनको ऐसा लगता है ये अपना ही सेल है, अपने ही फॉस्फोलिपिड हैं, अपनी ही एंटीजन है, हर चीज़ अपनी है, तो समझते हैं बड़ी का अपना पार्ट को छोड़ देते हैं, है ना। तो इस तरीके से वायरसेस जो होते हैं वो उससे बच जाते हैं। मगर एनवेलप लेने का जब वायरस को इतना बड़ा फ़ायदा है तो वायरस को नुकसान भी है। और वो नुकसान क्या है कि ये लिपोप्रोटीन आपको पता है ना, डिफरेंट चीज़ों से थोड़े देर टेम्परेचर आएगा उससे ख़राब हो जाएंगी, कोई और चीज़ आएगी उससे ख़राब हो जाएंगी। तो ये वायरस के लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि वायरसेस विद कैप्सिड ओनली, यानी वो वायरसेस जिनके पास एनवेलप नहीं है, जिनके पास सिर्फ कैप्सिड है, कैप्सिड ओनली, कैन सर्वाइव मैनी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, which enveloped viruses do not। जो एनवेलप वायरसेस सर्वाइव नहीं कर सकते। pH का अगर चेंज होगा तो उनके लिए ट्रबल हो जाएगा, टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो उनके लिए मसला हो जाएगा, कोई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ गई तो उनके लिए मसला हो जाएगा। तो एनवेलप वायरसेस बहुत सारी ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते जो कि बगैर एनवेलप वाले वायरसेस कर लेते हैं, क्योंकि कैप्सिड जो होती है वो काफ़ी टफ होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बड़ी मजबूत होती है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई है। तो ये हमने बात कर ली वायरल कोर की, उसकी कोड की। अब थोड़ा जल्दी से कोर की बात कर लेते। हाँ, सेल मेम्ब्रेन में होते हैं ना ग्लाइकोलिपिड, बताया तो थे मैंने। तो वो सेल मेम्ब्रेन लेके आए ना ये, तो मैं ग्लाइकोलिपिड नहीं हूँ, ग्लाइकोप्रोटीन भी हूँ। कौन कौन लगाएगा? नहीं, वो उसने लगाया नहीं है, वो तो उसके पास उसको सेल मेम्ब्रेन से मिले है ना,
वो स्पाइक प्रोटीन वो HIV पढ़ेंगे, बात करेंगे। अच्छा अब देखो, अब ये वायरल कोड की बात हो गई ना, अब जरा कोड की बात कर लें। वायरल कोड कंटेन वायरल जीनोम, कंटेन वायरल जीनोम। और जीनोम आप हमने बात की थी पहले भी, जीनोम क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी जीन होते हैं सबको हम क्या बोलते हैं? उसका जीनोम। तो वायरस की बॉडी में जितने भी जीन होंगे उनको हम क्या बोल देंगे? वायरस का जीनोम। क्या बोल देंगे उसको अपन? वायरस का जीनोम। अब आपने बात ध्यान में रखनी है कि वायरसेस का जो जेनेटिक मटीरियल है या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो वायरसेस हैव ईदर डीएनए और आरएनए एज जेनेटिक मटीरियल, एज जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। और ये भी इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी मदद से हम वायरसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं ना। जिसके बाद डीएनए होता है, हम कहते हैं यार ये डीएनए वायरस है। जैसे आम तौर पे जो एनिमल वायरसेस होते हैं, जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, वो डीएनए वायरसेस होते हैं ज़्यादातर। और जिनके पास आरएनए होता है उनको हम क्या बोलेंगे? आरएनए वायरसेस। जैसे प्लांट वायरसेस, जैसे टोबैको मोज़ाइक वायरस की हमने बात की थी ना, वो आरएनए वायरस है। तो प्लांट वायरसेस आमतौर पे क्या होते हैं बेटा? प्लांट वायरस आमतौर पे जो होते हैं वो आरएनए वायरसेस होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इनके पास डीएनए का और आरएनए का एक स्ट्रैंड भी हो सकता है और दो स्ट्रैंड भी हो सकता है। तो मे कंटेन सिंगल और डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और आरएनए। ये भी हम आगे जब हम डिफरेंट वायरसेस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक स्ट्रैंड और दो स्ट्रैंड कैसे हो सकते हैं, वो भी हम बात करेंगे, है ना। हालांकि हमने तो सुना था कि डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड है, तो फिर डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड कैसे होगा उसकी हम बात करेंगे, है ना। फिर हमने पढ़ा था कि यार आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो आरएनए की डबल स्ट्रैंड कैसे होंगे उसकी भी हम बात करेंगे, मगर जब वायरस से पढ़ेंगे तो बात करेंगे, है ना। आखिरी चीज़ जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं उसको लिख दूँ क्योंकि बैल हमारी हो गई। आखिरी चीज़ जो आज की उसकी मैं आपको बता दूँ वो ये है कि कोर ऑल्सो कंटेन एंजाइम्स which will work in host cell in order to achieve different tasks, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि वायरस का जो कोर है उसके अंदर आपको जेनेटिक मटीरियल से एंजाइम मिलता है, और ये एंजाइम जब वायरस होस्ट सेल में चला जाएगा तब जाके काम करेंगे और डिफरेंट काम करेंगे ना। जैसे जब हम HIV पढ़ेंगे, HIV आपकी किताब में मैंने देखा है कि उन्होंने HIV का पूरा साइकिल उसमें डाल दिया। उसमें हम देखेंगे कि वो जो HIV के बाद 3 एंजाइम जो मैंने आपको नाम बताए, इंटीग्रेज था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था और प्रोटीएज था, वो किस तरीके से वहाँ जाएंगे, जब होस्ट सेल में जाएंगे तो काम करेंगे, ठीक है। अब ये वायरस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें एक चीज़ जो मैं आपके साथ ऐड करूँगा वो बैक्टीरियोफेज वायरस वाली मैंने ऐड करनी है, तो वो नेक्स्ट टाइम जब हम इंशाल्लाह बात करेंगे तो हम उसको ऐड कर लेंगे।